जुड़े हुए आदरणीय भूपेंद्र त्रिपाठी सर का, और मैं सभी का स्वागत करता हूं, जो सभी प्रतिभागी जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को आज हमारे इस कार्यक्रम के हेतु प्रेषित करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने और अपने ज्ञानार्जन को श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु आज हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और सभी को सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को अग्रिम पंक्ति में ले चलने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के यशस्वी निदेशक। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआरसी लखनऊ शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्वासीय सेवाओं में नए कीर्तिमानों की स्थापना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य हेतु हेल्पलाइन किरण की सहायता से उसके विभिन्न पायदानों पर प्रचार प्रसार एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुदृढ़ता हेतु अपने समस्त प्रकल्पों के साथ वह मानसिक स्वास्थ्य की सुदृढ़ता हेतु उपस्थित हुआ है। आदरणीय हमारे निदेशक बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, उनका उद्बोधन हमें प्राप्त होगा, आशीर्वचन प्राप्त होगा। तत्पश्चात आज के मुख्य वक्ता का, जो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है और जो हमारे लिए आज यूथ आइकन के तौर पर हमारे बीच हैं, हम उन्हें सुनेंगे। भूपेंद्र त्रिपाठी सर को हमें इंतजार है अपने संस्थान के यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का। जैसे सर हमसे जुड़ते हैं, हम इस कार्यक्रम को विधिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। जुड़ चुका हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, मैं जुड़ा हुआ हूँ। सादर प्रणाम सर। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ सीआरसी लखनऊ के यशस्वी निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि वे आए अवार्ड के विषय पर। एक नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी जी यूथ आइकन के तौर पर जो हमारे बीच आए हैं, इस कार्यक्रम से संबंधित जो हमारे आज एक रोड मैप मिलेगा हमारे दृष्टि दिव्यांग साथियों को, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, कि किस तरीके से जीवन को श्रेष्ठता को प्रदान किया जाए, किस तरीके से जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त किया जाए, ऐसी श्रेष्ठता को, ऐसी विभूति को सुनने के लिए श्री रमेश पांडे सर को आए, अपना आशीर्वचन प्रदान करें, जिससे यह कार्यक्रम गति पकड़े। आदरणीय रमेश पांडे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है पांडे जी आपको? आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, हाँ पहुंच रही है। थैंक यू। आज के बहुत आवाज आ रही है वेबिनार के हमारे रिसोर्स पर्सन और मुख्य अतिथि भूपेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि मैनेजर है बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी सर, आवाज आ रही है। नेशनल अवार्डी भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मैं भूपेंद्र त्रिपाठी जी के साथ एक कार्यक्रम में जब सीआरसी गोरखपुर का निदेशक था तो पहले भी कर चुका हूं, और मैं उनको सुन चुका हूं, और मुझे जानकारी है कि वो कितने ओजस्वी हैं, कितने यशस्वी हैं। और जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आलोक में जब एम्प्लॉयमेंट की बात होने लगी और हम लोगों ने चर्चा की कि इस विषय पर हमें वेबिनार करना है, इस विषय पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम करना है, तो सबसे पहला नाम ही भूपेंद्र साहब का आया कि उनसे अच्छा वक्ता हमें मिलना मुश्किल है। और आप आज इस कार्यक्रम से जुड़े भूपेंद्र जी, मैं आपका अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपने दिल्ली के राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दिव्यांगजनों के लिए भी और उनके स्टेक होल्डर्स के लिए भी कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इस बहुत महत्वपूर्ण एक्ट के आलोक में, के संदर्भ में एम्प्लॉयमेंट की बातें कहाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज के लिए क्या कहा गया है, और दूसरे तरह की जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है उसके लिए क्या कहा गया है, और उसके बारे में जितनी ही जन जागरूकता फैलेगी उतनी ही हम लोगों के लिए अच्छी बात है। उतने ही, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी ही आप लोगों ने देखा होगा या देखने की कभी कोशिश करें
कि हमारे मंत्रालय की वेबसाइट पे RPWD के हिसाब से पोस्ट आइडेंटिफिकेशन दिव्यांगजनों के लिए, सभी दिव्यांगताओं के लिए पोस्ट आइडेंटिफाई करके उसको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। उसमें जब मैं CRC गोरखपुर में था तो हम लोगों ने मिलकर उस पर बहुत कार्य किया और आज वो सब आप लोगों के सामने है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी इच्छुक रहता हूं कि भूपेंद्र जी को कितना अधिक से अधिक सुना जाए। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भूपेंद्र त्रिपाठी जी बहुत ही यशस्वी वक्ता है, बहुत ही नॉलेजेबल रिसोर्स है। तो आप सभी उन सभी को सुनिए, भूपेंद्र जी को सुनिए। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं फिर से मेरे दोनों CRC लखनऊ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी CRC लखनऊ के, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आप सभी लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं फिर से अपने मंत्रालय और सभी राष्ट्रीय संस्थानों की तरफ से आपका भूपेंद्र जी स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम लोगों की इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ओजस्वी उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। अब मैं कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आप सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने जीवन के प्रथम कालों को दृष्टि के साथ यात्रा करते हुए बिताया। तत्पश्चात जीवन की गति पर जब एक कठोर संकट के बादल घिरे और उस संकट के बादल के बीच उनकी आभासी दृष्टि अर्थात दृष्टि की क्षमता उनसे दूर हुई, तो एक ऐसा लगा कि जैसे जीवन को आगे बढ़ाना सामान्य अर्थों में देखा जाए तो एक कठिन सा प्रतीत होने लगा। लेकिन जैसा कथन है कि किसी भी परिस्थिति में जो ओजस्विता है वह किसी भी स्थिति में कहीं भी कमजोर नहीं पड़ती, उसका उदाहरण को साक्षर स्पष्ट करते हुए आज के हमारे वक्ता आदरणीय भूपेंद्र त्रिपाठी सर, प्रथम 100% ब्लाइंड पर्सनालिटी जो मैनेजर के पद पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपने दिव्यांगता के क्षेत्र में और दिव्यांगता से लड़ते हुए ऐसे नए नए कीर्तिमानों की स्थापना की है, जिसको देखते हुए राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर और साथ ही साथ सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर आपको नवाजा गया है। आप यूथ आइकन के तौर पे जाने जाते हैं। आपके द्वारा नए यूथों को, नए नौजवानों को मार्गदर्शन देने के लिए यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है आपके नाम से, नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी जी के नाम से, और उस पे आप अपने विचार और वह मार्गदर्शन देते रहते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। प्रेरित होकर किस तरीके से आगे बढ़े और एक नए लक्ष्यों की प्राप्ति में अब आमंत्रित करता हूं श्री भूपेंद्र सर को कि वे आए और आज के इस विषय पर अपनी महनीय राय हमारे नागेश पांडे जी, आपको हमारी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज विश्व कैंसर दिवस है, February 4, और आज के इस दिवस के दिन जो आज ये वेबिनार का आयोजन किया है CRC लखनऊ के लिए, उसके लिए मैं उनके जो यशस्वी निदेशक हैं श्री आदरणीय रमेश पांडे जी और उनकी पूरी टीम का, और जो आज के संचालक हैं नागेश पांडे जी और जो टेक्निकल टीम है, और जितने भी मेरे फेसबुक और यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए जो मेरे श्रोतागण हैं इस समय, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद फिर से पुनः अर्पित करता हूं कि मेरा इतना अच्छे से आप लोगों ने परिचय दिया और मेरे को प्रोत्साहन दिया। साथियों, आज का जो ये विषय है जो परिचर्चा का, ये काफी गंभीर है। हाँ बोलिए।
अच्छा, एक निवेदन था साथियों कि आप लोग कृपया अपने को म्यूट रखें। तो जी, आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें तो अच्छा रहेगा जी, धन्यवाद। और चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा टाइप ना करें, तो मुझे डिस्टर्ब थोड़ा कम होता है। अंत में हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो उस समय आपको समय दिया जाएगा। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि ये जो आज का विषय है, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और आरपीडी एक्ट 2016 के संदर्भ में, ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और इसका कारण ये है कि आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि अभी ये कोरोना और पैंडेमिक का जो समय चल रहा है, इसमें जो मेन स्ट्रीम में जो युवा लोग हैं, उन सब के ऊपर भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जैसा लग गया है, और एक अनसर्टेनिटी, जिसको कहते हैं अनिश्चितता हो गई है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में दिव्यांग लोगों के जो रोजगार के जो विविध आयाम हैं, वो पहले से ही थोड़े संकुचित थे कई वर्षों से, दशकों से। हालांकि सरकार का, सिविल सोसाइटी का, सबका इसमें प्रयास निरंतर जारी है, मगर अभी भी हम आंकड़े खुद ही बताएंगे। हम इन आंकड़ों के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं चलिए शुरुआत में ही, कि जो 2011 का सेंसस ऐसा बताता है कि जो जनगणना हुई थी 2011 में पिछली, उसके अनुसार 2.21%, माने 2.21% जो पूरे देश की जनसंख्या है उसके उतने लोग, उतने प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं। आ रही है? क्या आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बहुत विजिबल है। नागेश जी, मैं सभी प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की शुचिता को बनाते हुए विधिवत सर की वाणी को सुनने के लिए कृपया बीच बीच में अपने को अनम्यूट न करें, म्यूट रहे, जिससे हम सर को विधिवत सुन पाए। और अनावश्यक रूप से चैट बॉक्स में आप कुछ न लिखें। जब कोई प्रश्नोत्तरी होगी तब आपसे प्रश्न ले लिया जाएगा। आदरणीय सर, आप कंटिन्यू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जैसे बता रहा था कि 2.2, मगर जो ग्लोबल एवरेज जो एस्टिमेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के अनुसार, ये प्रतिशत अब 10 से 15% जनसंख्या का, कुल आबादी का 10 to 15% पॉपुलेशन इंडिया की, ये दिव्यांगजन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का हो सकता है, ऐसा एस्टिमेट और अनुमान है ग्लोबल एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो जब इतना बड़ा हिस्सा दिव्यांगजन है, तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की भागीदारी जिसको देखी जाए, तो इसके बारे में जो आंकड़े बताते हैं, ये बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। जब आप लोगों को साथियों विदित ही है कि 1995 में जो पहला इसके बारे में कानून पारित हुआ था, जिसको हम आजकल पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं, उसके 3 वर्ष बाद, माने कि 1999 में एक एनसीपीडी ने एक स्टडी की थी, और स्टडी के जो आंकड़े इस प्रकार थे कि कुल जो दिव्यांगजन है उसमें से मात्र 0.28% लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, उसमें खाली 0.28%, और जो सरकारी क्षेत्र है या पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें 0.54% दिव्यांगजनों की ही केवल भागीदारी थी। और अभी जो लेटेस्ट इस बारे में स्टडी हुई है, वो क्या बताती है, 2019 में एक स्टडी हुई थी, वर्ष 2019 के नवंबर में, माने कुल मिला के समझ लीजिए कि ये मात्र 1 साल पुरानी ये स्टडी है, और बहुत ही डिटेल स्टडी की गई थी। इस स्टडी के अनुसार जो आंकड़े बताते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पूरे देश में 36 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उनको मिला के 36 ऐसे हैं। इनमें से अधिक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हालत ऐसी है कि मोर देन 50%, माने आधे से अधिक दिव्यांगजन हैं, उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के अवसर नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। कि एकमात्र एक ऐसा जो एक्सेप्शन है वो है नागालैंड का। नागालैंड एकमात्र ऐसा 36 में से राज्य है जहां पे 52% दिव्यांगजन रोजगार के, उनको रोजगार प्राप्त है, एम्प्लॉयड हैं वो लोग। तो ये आंकड़ा एक तो ये बताता है कि
अक्रॉस इंडिया माने पूरे भारतवर्ष में ये स्थिति है दिव्यांगजनों की। अगर हम जेंडर एनालिसिस करें, 2019 की जो स्टडी ऐसी बताती है कि पुरुषों में और महिलाओं में, दिव्यांगजनों में, तो उसमें तो ऐसा होता है कि 47.2% ही जो मेल दिव्यांगजन है, माने जो पुरुष है दिव्यांगजनों में, उसमें 47.2% ही केवल एम्प्लॉयड हैं। और जो महिलाएं हैं दिव्यांगजनों में, उनमें बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि मात्र 22.3%, माने आप कुल मिला के समझ सकते हैं कि 23% से भी कम जो दिव्यांगजन महिलाएं हैं वो अभी एम्प्लॉयड हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये आंकड़े मैंने जैसे बताया था कि एक्ट्स तो कई सारे आए हैं 1995 में। अभी निजी क्षेत्र की जैसे अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास कंपैरिजन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1999 में जो स्टडी की थी एनसीपीपीडी ने, उसमें प्राइवेट सेक्टर की टॉप 100 कंपनी को कंसिडर किया गया था लिस्टेड कंपनीज में। उसमें पब्लिक सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज को के भी आंकड़े बटोरे गए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि 1999 में मात्र 0.28%, माने 0.28% ही निजी क्षेत्र में भागीदारी थी लेबर मार्केट में। अभी 2018 में ये आंकड़ा बढ़ के हुआ था 0.47%, और 2019 में फिर से ये घट गया 0.46%। तो कहने का मतलब ये है कि ये 0.5 माने आधा प्रतिशत से भी कम अभी प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जब भागीदारी है। और जो ये 2016 का आरपीडी एक्ट जो पास हुआ था, इसका क्या उद्देश्य है? इसका लक्ष्य है कि निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे कम से कम 5% की भागीदारी हो दिव्यांगजनों की वर्कफोर्स में, लेबर मार्केट में। ऐसा उद्देश्य है, ऐसा लक्ष्य है। 2016 में ये आरपीडी एक्ट पास हुआ था, 2017 में ये लागू हो चुका है। 2018 और 19 के जो निजी क्षेत्र के आंकड़े हैं, कहाँ तो 5% का लक्ष्य है, और आज की जो टॉप 100 कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, उसमें जो स्टडी की गई है उसके आंकड़े ये बताते हैं कि ये 0.47% था और 2018 में, और वो घटने लगा है। मतलब ये ट्रेंड है, ये गिरने लगा है, निजी क्षेत्र में और कम होती जा रही है ये हिस्सेदारी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए बात करते हैं कि अभी ये दोनों एक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा फटाफट आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, वो एक सोशल चैरिटी मॉडल जिसको कह सकते हैं उसके ऊपर था कि करुणा की दृष्टि से देखा जाता था उस समय दिव्यांगजनों को, और उसके ऊपर पूरा वो आधारित था वो एक्ट। और हालांकि इसके ठीक विपरीत जो 2016 का जो आरपीडी एक्ट है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसको एक राइट बेस्ड मॉडल कहते हैं। माने अधिकार, दिव्यांगजनों को अधिकार देने के हेतु ये बनाया गया है। उनके अधिकार है, जैसे राइट टू वर्क, ये एम्प्लॉयमेंट का, जैसे यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी। ये यूएनसीआरपीडी में भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया था 2007 में। ठीक है साथियों, 2007 में इस यूएनसीआरपीडी को साइन करने के बाद हमारा जो नया कानून पारित हुआ है और लागू हुआ है, उसमें 10 साल लग गए हैं। 2017 में जाके, 2007 में हमने साइन किया है और 2017 में जाके ये जो नया कानून है आरपीडी एक्ट 2016 का, वो 15 जून 2017 को ये भारत सरकार के गेजेट में आया है। हालांकि 19 अप्रैल 2017 को ये नोटिफाई हो गया था, मगर गेजेट में आते आते उसको 15 जून 2017 हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि सीआरपीडी यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रीटी था, कन्वेंशन था, उसमें साइन करने के बाद भी 10 वर्ष लग गए इस कानून को नोटिफाई होने में। ये कानून नो डाउट बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि ये राइट बेस्ड है और इसकी 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी हैं, और वो दोनों है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, माने कि किसी भी दिव्यांगजन को के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्पेशली अगर अभी आज का हमारा टॉपिक वर्कफोर्स और या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ना तो उनके रिक्रूटमेंट में या प्रमोशन में उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करना ये सरकार का और जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका ये दायित्व है। तो ये राइट का ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। और दूसरा है रीजनेबल एकोमोडेशन। रीजनेबल एकोमोडेशन ये दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसका मतलब ये है
कि जहां तक हो सके जो नेसेसरी जो एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन जरूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में, वर्क एनवायरनमेंट में, तो ये सब की जिम्मेदारी लेनी होगी उस एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट जहां तक अभी हम आरपीडी एक्ट की कुछ मुख्य धाराओं के बारे में बात करते हैं, तो आरपीडी एक्ट 2016 की जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि व्हाट इज एन एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी है, और इसमें पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के अलावा प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट की जो परिभाषा है उसको बहुत व्यापक कर दिया गया है। इसकी परिभाषा में ना केवल जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कंपनी एक्ट में आती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज, ना केवल वो, बल्कि इसके अलावा जितने भी फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो यूनियंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, राइट, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सारी इस आरपीडी एक्ट 2016 के अंतर्गत जो इस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा है बड़ी व्यापक कर दी गई है, उसके अंतर्गत ये सारी इकाइयां आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो इसका सेक्शन 2 है वो इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह से डिफाइन करता है। अभी इसका जो सेक्शन 19 है, माने जो धारा 19 है, ये सुनिश्चित करने का निर्देशन देती है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, माने स्वरोजगार, और जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग के हेतु ये एक कंसेशनल ब्याज दर पे, माने रियायती ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराना, माने ऋण उपलब्ध कराना, ये इसके लिए विभिन्न योजनाएं लानी होंगी हर तरीके की लोकल बॉडीज को और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इसके हेतु कदम उठाना होगा। साथ ही वैसे हमें पता ही है कि 1997 से NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 1997 से। आज उसके 24 साल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद बहुत ही कम लोगों को इसका लाभ हो रहा है। अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे पूरे भारत में सबसे अधिक दिव्यांगजन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो होना तो चाहिए इस तरीके से कायदे के अनुसार कि NHFDC के जो लाभार्थी हैं वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, है कि नहीं? पर जो रिप्रेजेंटेशन है NHFDC में, उसमें जो टॉप 5 माने जो मुख्य 5 जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है लाभार्थियों में, जहां पे टोटल अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शंस हैं आज तक के। तो इस तरीके से देखा जाए, जबकि हमें ये उत्तर प्रदेश को ये देखना होगा कि इसके बारे में भी हमें जागरूकता बढ़ानी है कि NHFDC जो कि एक एपेक्स बॉडी है, ये लोन जो कंसेशनल रेट ब्याज दर पे देता है, महिलाओं को उसमें 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है इंटरेस्ट रेट पे, तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। इसके दिशा में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इसमें लोन पाने के लिए एक बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्लान देना पड़ता है NHFDC की या जो नोडल एजेंसी है उसको, और ये बिजनेस प्लान में जो ये लोन सैंक्शन करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि आपका कितना इनकम जनरेटिंग है, मतलब इनकम कितना प्रॉफिटेबल है, ये आपको पेपर पे लिख के दिखाना, प्रमाणित करना होता है कि हाँ इस जो हमारा प्रोजेक्ट है या बिजनेस प्लान है, इसके लिए हमें इतना फलाना रुपए की पूंजी की आवश्यकता है और इतने वर्षों में हमें इतनी आय आने की उम्मीद है और इतना हमारा मंथली जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, कुल मिला के एक जैसे बिजनेस प्लान होता है उस तरीके से हमें सबमिट करना होता है। उसके बाद ही हमें ये लोन सैंक्शन होता है। तो ये इस बारे में हमें ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि एक बार हमें NHFDC से लोन मिल जाता है तो हमें उसको मतलब उसको चुकाना भी होता है समय से। ऐसा नहीं कि लोन देने के बाद मन मर्जी समय से हम चुकाते हैं, तो इससे हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमारी बिगड़ जाती है। और एक बार हमारी क्रेडिट रेटिंग बिगड़ती है साथियों, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनमें ये हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो शेयर की जाती है और आगे चल के हमें बाकी संस्थाओं से लोन लेने में, ऋण लेने में समस्याएं आ सकती हैं। लोन रिकवरी के बारे में देखा जाए तो जैसे मैं महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ, महाराष्ट्र है नंबर 1 है NHFDC में, सबसे ज्यादा लोन वहां के लोगों को मिलता है, दिव्यांगजनों को सैंक्शन हुआ था, मगर वहां की जो रिकवरी रेट है वो मात्र 20% है। माने सिर्फ 20% लोगों ने समय से लोन चुकाया। वो लोग
लोन विलंब से रीपेमेंट करते हैं, तो इससे है ना दिव्यांग जनों के बारे में जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये तो मैंने सेक्शन 19 के बारे में बताया आप लोग को, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वरोजगार के बारे में ये बताते हैं। आगे चलते हैं साथियों सेक्शन 20 के बारे में, आरपीडी एक्ट के बारे में। सेक्शन 20 के जो सबसेक्शन 2 है वो स्पेसिफिकली रीजनेबल एकोमोडेशन को डिफाइन करता है। एग्जैक्टली जो यूनाइटेड नेशंस सीआरपीडी का जो चार्टर है उसके बेसिस पे ही वो सिमिलर डेफिनेशन है कि जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट है वो सरकार को करना है। इसी के संबंध में जो रूल्स गैजेट में नोटिफाई हुए थे भारत सरकार के 2017 के जून में, उसका जो रूल नंबर 3 है, उसका सब सेक्शन 4 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि कोई भी संस्थान, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई रीजनेबल एकोमोडेशन करती है किसी भी दिव्यांगजन के लिए, तो उसका जो खर्चा होता है, वो रीजनेबल एकोमोडेशन करने के लिए कोई खर्चा तो होगा ही, उसका खर्चा वो पार्शियली या फुल्ली किसी भी दिव्यांगजन जो वहां का जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर उसको कंपेल नहीं कर सकती, उसको बात भी नहीं कर सकती है कि आपकी सैलरी से कटेगा ये जो रीजनेबल एकोमोडेशन हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कोई दिव्यांगजन है, वो अगर किसी बैंक ब्रांच में वो नौकरी कर रहा है और उसको वहां पे सीढ़ियां हैं, कोई रैंप नहीं है, और अगर वो कोई बैंक ब्रांच वहां पे ये निर्णय लेती है कि चलिए हम यहाँ पे रैंप लगा रहे हैं, पर वो रैंप लगाने का खर्चा, आधा खर्चा आपकी सैलरी से कटेगा, तो ये सब बिल्कुल ये ग्रॉस वायलेशन है। तो कोई भी रीजनेबल एकोमोडेशन, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, किसी भी रीजनल एकोमोडेशन का, जैसे कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या कुछ भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, असिस्टिव डिवाइस दे रहे हैं, तो किसी भी रीजनेबल एकोमोडेशन को प्रोवाइड करते समय उसका कोई भी जो पूरा का पूरा खर्चा है वो उस एस्टैब्लिशमेंट को ही वहन करना होगा। उसके लिए वो पार्शियल या फुल्ली किसी भी हालत में वो कंपेल नहीं कर सकती है किसी भी एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ दिव्यांगजन को कि आपको ये वहन करना होगा। तो ये सेक्शन 20 इस बारे में महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 4 है, वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, माने किसी को दिव्यांग जब वो जिसने ज्वाइन किया था उस समय तो वो ठीक थे, मगर बाद में जाके उनको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उनको कार्यकाल के दौरान उनको कोई दिव्यांगता से वो ग्रसित हो गए, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 20 सबसेक्शन 4 उनको प्रोटेक्शन देता है कि वो संस्था उनको टर्मिनेट नहीं कर सकती है, डिसमिस नहीं कर सकती इस आधार पे, या तो फिर उनको डिमोट नहीं कर सकती, माने डिमोशन माने उनकी जो रैंक है उसको नीचे नहीं घटा सकती, उनको नीचे श्रेणी में ढकेला नहीं जा सकता है अगर कभी वो किसी अचानक से दिव्यांगता से ग्रसित हो जाते हैं। सेक्शन 20 का सबसेक्शन 5 है, वो भी जो रूटीन ट्रांसफर्स होते हैं, जो डेपुटेशन पे भेजा जाता है बाकी सामान्य ऑफिसर्स को या अधिकारियों को, उससे एग्जेम्पशन देता है दिव्यांगजन एम्प्लॉयज को। तो कुल मिला के ये सारी, कृपया आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए तो बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम सब। धन्यवाद। हाँ, आगे चलते हैं साथियों, सेक्शन 21 जो धारा 21 है आरपीडी एक्ट की, वो ये कहती है कि हर एक संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी एक ये कमिटमेंट होता है उस संस्थान का कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, कैसे रीजनेबल एकोमोडेशन देंगे, उसका एक मैनुअल जैसा होता है, और एक ये हाईएस्ट पॉलिसी होती है, ये बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जिसको कहते हैं, ये हर एक संस्थान में होना अनिवार्य है। और यहाँ पे हर एक एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया है एक्ट में, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर सभी इसमें आते हैं। सेक्शन 22 ये कहता है कि हर एक संस्थान में रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए कि किस किस कैटेगरी के दिव्यांगजनों ने और उनकी कितनी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है, और उन्होंने किस वर्ष में कितने लोगों को, और क्या परसेंटेज है उनकी टोटल वर्कफोर्स का, वगैरह वगैरह। ये सारे रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे, रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे दिव्यांगजनों से संबंधित, और समय समय पे उनको मंत्रालय को ये सारे आंकड़े सबमिट करने पड़ेंगे रिपोर्ट्स के माध्यम से। सेक्शन 22 ऐसा कहता है। सेक्शन 23 ऐसा कहता है कि वहां पे हर एक संस्थान में एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए, माने कि एक संस्थान या एक पैनल होना चाहिए हर एक इकाई में, जो
लोगों की दिव्यांगता से संबंधित शिकायतें हैं, या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, या उनको उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनसे वंचित किया जा रहा है, तो उसके लिए वो शिकायत कर सकें। सेक्शन 24 वो कहता है कि उनको दिव्यांगजनों को प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी, माने एक सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्रोविजन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो धाराएं हैं, सेक्शन इसमें 34 एक इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 34 ऐसा कहता है आरपीडी एक्ट का कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, माने कि कोई भी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या कंपनी है, वहां पे 4%, जो कि पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 3% था, उसको बढ़ा के अभी 4% कर दिया गया है, वो आरक्षित होगा। इसके बारे में ये जो रिजर्वेशन है उसमें ये बताया गया है कि जो टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें कैडर स्ट्रेंथ को देखा जाएगा कि हर एक कैडर में, ईच कैडर, माने जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तो पहले इसको है ना कई तरीके से ये देखा जाता है कि जो भी वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता था, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस द ग्रुप्स का टोटल करके उसका 4% लिया जाता था, और जिससे अन्याय हो जाता था। तो अभी इसमें ये स्पष्टीकरण कई सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आ गया है कि नहीं, हर एक ग्रुप वाइज, मतलब एक एक अलग अलग श्रेणियों में जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ है और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसका 4% अलग अलग वो आरक्षण सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल सेक्शन 34 ये सुनिश्चित करता है। और जैसे कि साथियों हम जानते हैं कि 1995 में जो एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें 7 तरीके की 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज थी, जिसको बढ़ा के अभी 21 तरीके की दिव्यांगताएं कर दी गई हैं, और जो कि एक रिजर्व कैटेगरी भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है एंट्री 6 में, जिसके अनुसार कि कोई भी रेसिडुअल, माने 21 तरीके की दिव्यांगताएं तो अभी कर दी गई हैं, मगर उसके अलावा भी भविष्य में किसी और नई कैटेगरी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, वो प्रोविजन भी इसमें है। तो ये जो रिजर्वेशन के बारे में मैं कह रहा था 4%, उसका विभाग इस तरीके से किया गया है कि 1% है, 1% वो रिजर्व है जो ब्लाइंड है और लो विजन वाले हैं, उन लोगों के लिए 1% है, दूसरा जो 1% है वो है डेफ, माने जो सुनने में असक्षम होते हैं, या हार्ड हियरिंग, माने जिनको सुनने में कठिनाई है, जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए 1% है। जो तीसरा 1% है वो लोकोमोटिव डिसेबल्ड है, उसमें सेरिब्रल पॉल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेप्रेसी क्योर्ड पेशेंट्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स और ड्वार्फिज्म, माने जो बौनापन है, ये सारे कैटेगरी के लोगों को मिला के 1% उनके लिए भी आरक्षित है सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में। और इसके अलावा 1% और है जो कि ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 5 तरीके के लोगों को एक ही कैटेगरी में मिला के ये 1% उनके लिए आरक्षित है सरकारी क्षेत्र में। इसके अलावा इस नियम में, आरपीडी एक्ट में एक ये भी प्रावधान है कि जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट, माने सरकारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो ये आरक्षण से एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी डिपार्टमेंट को, माने कि वो छूट दे सकती है कि हाँ फलाने डिपार्टमेंट को आरक्षण नहीं देना है किसी भी दिव्यांगजन को। इसके लिए ये नोटिफिकेशन करने से पहले उसको जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सीसीपीडी की को कंसल्ट करना पड़ेगा। उनकी कंसल्टेशन या उनके एडवाइस के पश्चात ही वो ऐसा नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हम हमारे उसको नहीं देंगे, फलाना जिनको आज तक हम दे रहे थे, आज के बाद से हम इन पर्टिकुलर दिव्यांगजनों को कैटेगरी के हम उनके लिए आरक्षण नहीं सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इसके लिए उनको सीसीपीडी का एक एडवाइस लेना होगा, उनसे कंसल्ट किए बिना वो ये नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, सेक्शन 35 जो धारा 35 है वो निजी क्षेत्र में इंसेंटिव बेस्ड रिजर्वेशन की बात कहती है। माने ये बाध्य नहीं करती है निजी क्षेत्र को, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को ये कंपेल नहीं करती है, मगर ये बोलती है कि उनको भरसक यथासंभव प्रयत्न करना होगा कि उनकी जो टोटल वर्क फोर्स है उसका कम से कम 5% वो दिव्यांगजनों को सुनिश्चित करें कि वो उनको भर्ती करें। और इसके लिए इंसेंटिव्स देने की भी बात कही गई है कि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएं राज्य सरकार द्वारा या लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा या तो केंद्र सरकार के द्वारा,
योजनाओं के द्वारा। तो अभी फिलहाल तो मात्र एक ही इंसेंटिव दिया जाता है, और वो इंसेंटिव इस प्रकार है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। वो इंसेंटिव इस प्रकार है साथियों कि यदि कोई दिव्यांगजन को भर्ती करता है प्राइवेट सेक्टर में, और उसकी अगर मंथली इनकम, अगर मासिक आय 25,000 या उससे कम है, तो उसका जो ईपीएफओ है, जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, देखिए ईपीएफओ जो प्रोविडेंट फंड के दो कंट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं, एक एम्प्लॉयर का होता है और एक एम्प्लॉय का होता है। तो जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 3 साल तक उसका वहन सरकार करती है, और ये इसका एक प्रावधान सेक्शन 35 के इंसेंटिव्स के अंदर में आता है। और इसके अलावा एक ये भी है कि हालांकि मेरा ये मानना है कि ये जो इंसेंटिव है ये कुछ खास इसका फायदा नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। क्योंकि देखिए हम अभी आप जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए थे शुरुआत में, 2017 में ये एक्ट आ चुका है, उसके बाद भी 2018 और 19 के आंकड़े हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में और गिरते जा रहा है, दिव्यांगजनों की जो भागीदारी है वो गिरती जा रही है, और अभी भी वो आधे 0.5% से भी कम है, कहाँ तो 5% का लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन 37 में, जो कि ये बताता है कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का प्रावधान है सेक्शन 37 में। सेक्शन 62 जो आरपीडी एक्ट का है 2016 का, वो ये कहता है कि जो चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या तो कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो उनको ये पावर दिया गया है कि दे कैन लुक इनटू द कंप्लेंट्स, ठीक है ना, जो भी एम्प्लॉयमेंट में यदि किसी को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके बारे में दे कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स। तो साथियों इसके बारे में मुझे आप लोग को ये बताना है कि जो एक्ट में जो शब्द लिखे हैं कि इस एक्ट में ये जो लिखे शब्द कि दे कैन लुक इनटू द कंप्लेंट्स एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, ये चीफ कमिश्नर पर्सन सीसीपीडी के जो ये पावर्स के बारे में जो दिया है सेक्शन 62 में, इसका दुरुपयोग कई बार किया है। कई सारे गवर्नमेंट बॉडीज ने डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कई सारे दिव्यांगजनों को, और उनको संघर्ष करते हुए कई बार न्यायपालिका में जाना पड़ा है। और इसके कई सारे जो फेमस जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। जो सबसे फेमस जो जजमेंट है वो गीताबेन पटेल का जो कहा जाता है जो केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इनका ये केस ऐसा था कि ये प्राइमरी टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, और लंबे समय तक इनको ये छुट्टी पे जाना पड़ा था क्योंकि उनको अचानक मेंटल इलनेस हुई थी, माने मानसिक बीमारी। और ये चालू जॉब में माने उनकी कार्यकाल के दौरान इनको अचानक से ये दिव्यांगता से ग्रसित हुई थी, और इसके बाद इनको इनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था, जो कि इनके अधिकारों का ये खुल्लम खुल्ला इसका वायलेशन था। और जब इसके बारे में सीसीपीडी ने उनको निर्देश दिया तो उसके निर्देश को मानने से उन्होंने मना कर दिया, और उस संबंध में फिर अंततः जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो सीसीपीडी का जो ऑर्डर्स होते हैं ये एक मात्र फॉर्मेलिटी के लिए, एम्प्टी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, और इनको एक प्रोटेक्शन पावर है सीसीपीडी को, चीफ कमिश्नर पर्सन डिसेबिलिटी को, कि इस पावर के अंतर्गत वो इंश्योर कर सकते हैं कि किसी का भी अगर अधिकारों का दमन हो रहा है, किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी दिव्यांगजन का, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये सुनिश्चित करने का इनको अधिकार है सीसीपीडी को। एक और एक केस है जो प्रकाश कुमार जी का एक बहुत फेमस केस है, जिसमें वो उनको लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी थी, और उसके बावजूद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन किया था। रेलवे बोर्ड ने उनको नॉर्मल एक परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के बावजूद भी उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया, और इस संबंध में भी जब उनकी बात सीसीपीडी ने जजमेंट पास दिया, ऑर्डर दिया, तो उन्होंने, रेलवे बोर्ड ने उसको मानने से मना कर दिया कि ये अधिकार नहीं है सीसीपीडी को, वो खाली रेकमेंड कर सकती है, और वो निर्देश नहीं दे सकती। और इस बात को उल्टाया है हमारे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने,
ये दोनों जजमेंट्स में है, ये प्रकाश कुमार जी का जो जजमेंट है और ये गीताबेन पटेल जी का जजमेंट है। तो साथियों में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड भी आरपीडी एक्ट में प्रावधान है कि प्रमोशन करते समय भी कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि इस एक्ट के बावजूद भी कई बार दिव्यांगजनों को प्रमोशन से होने से वंचित किया जाता है और उनको इतना इक्वल अपॉर्चुनिटी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती है, और इस संबंध में कई सारे दिव्यांगजनों को संघर्ष करना पड़ा है न्यायपालिका में। और साथियों महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग को याद करना होगा और हर्ष होगा कि 14 जनवरी 2020 माने जो पिछले साल जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का सिद्धूराज वर्सेस कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के केस में, वो जजमेंट इस सारी पुरानी के ये इसका फाइनल अथॉरिटी है, ये उसकी परिणति है। एक तरीके से देखा जाए कि जो इस निर्देश देता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन में भी उनको देना होगा सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में दिव्यांगजनों को। तो इस तरीके से देखा जाए साथियों 2020 में ये जजमेंट आया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है हमारा मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने तो एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर दिया इस बारे में कि हाँ कि अभी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन करना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। मगर आप लोग जानते होंगे कि 1 साल होने को आए हैं इस जजमेंट को आए हुए, और अभी तक डीओपीटी ने और बाकी सारे संबंधित मंत्रालयों ने अपने अपने जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, डीएफएस है, उन सब लोगों ने अभी तक इस संबंध में नोटिफिकेशंस या ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर्स नहीं इशू किए हैं और अभी भी हमें उसकी प्रतीक्षा है। तो संघर्ष चालू है और ये हालांकि बहुत कुछ सकारात्मक हुआ भी है और बहुत कुछ आगे भी करना बाकी है। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि 1995 का एक्ट के बाद हमने देखा कि जो आरपीडी एक्ट 2016 है वो बहुत कुछ नए नए अधिकार देता है यूएनसीआरपीडी एक्ट के अनुसार, मगर उसके बावजूद जो अभी भी जो पुराने ऑफिस मेमोरेंडम्स हैं उसी को अपडेट नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी भी जो पुराने 2005 2006 के जैसे कि बैकलॉग से रिलेटेड है या कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, माने कैरी फॉरवर्ड का अर्थ ही होता है कि अगर किसी वर्ष दिव्यांगजनों की भर्ती आरक्षित है और किसी भी कारण से जो उनका 4% रिजर्वेशन है वो पूरी सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड अगले साल किस तरीके से होनी है, अगले रिक्रूटमेंट ईयर में, अगले साल माने अगले रिक्रूटमेंट ईयर में। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई भी संस्था है, कोई जरूरी नहीं कि हर साल वो एडवर्टाइजमेंट निकाले वैकेंसीज के अनुसार। वो 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी अगला वो रिक्रूटमेंट ईयर करती है तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड पिछले साल का जो है वो करना चाहिए, ये ऐसा निश्चित है। पर कई सारे बैकलॉग से रिलेटेड स्पेशल ड्राइव्स भी कुछ डिपार्टमेंट्स ने निकाला है। हालांकि अभी भी बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत सारा 1995 से लेकर अभी तक का अलग अलग कैटेगरी में। इस संबंध में एक ये भी हमें बात ध्यान देना होगा कि अगर किसी एक कैटेगरी में वैकेंसी अनफिल्ड होती है और वो कैरी फॉरवर्ड होती है अगले रिक्रूटमेंट ईयर में, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के पास ये राइट होता है कि वो जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें इंटरचेंजेबली उस कोटे को, जो आरक्षण का जो कोटा है उसको आप इधर उधर इंटरचेंजेबली आपस में वो अदला बदली कर सके, ये उसको अधिकार दिया है इस एक्ट के अनुसार। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों की ये सारे एक्ट्स तो अपनी जगह पे हैं, मगर कई बार हमने देखा है कि इसका जो अनुपालन है या कंप्लायंस है ये ठीक से नहीं हो पाता है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा साथियों, जैसे कि ये एक आर्यन राज का जो एक केस बहुत फेमस है कि उन्होंने वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे और उनको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उनका एडमिशन का जो क्राइटेरिया था एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसमें जो नॉर्मल लोगों के लिए जो 40% का कट ऑफ था, ये उनको सेम कट ऑफ होने के कारण उनको एडमिशन डिनाई किया गया था। हालांकि जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पाया कि उस एडमिशन में रिलैक्सेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को। 40% कट ऑफ की जगह पे उनको 35% का कट ऑफ रिलैक्सेशन था SC STs के लिए। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने, सॉरी माफ कीजिएगा, ये अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो दिव्यांगजन है वो SC ST के छात्रों के समान वो भी सोशली बैकवर्ड होते हैं, तो कम से कम उनके जितना हम SC ST को रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देते हैं एडमिशन क्राइटेरिया में या कट ऑफ मार्क्स में,
कम से कम उतना तो रिलैक्सेशन देना ही होगा। नौकरियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कट ऑफ होता है, या तो फिर एडमिशन में, हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस के एडमिशन में जो क्राइटेरिया होता है उसमें SC ST के जितना। और ये जो निर्णय आया है वो अभी जुलाई 2020 में ये निर्णय आया है। और इसमें हालांकि एक बहुत पुराना ये अनमोल भंडारी का केस इसमें पहले हो चुका था, मगर मैं जैसे कहता हूँ साथियों कि पहले 2012-13 में भी ऐसा एक जजमेंट आ चुका था, मगर उसके बावजूद भी एक बार जजमेंट आने के बाद, RPD एक्ट होने के बाद भी कई बार जागरूकता के अभाव में कई सारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी संस्थान हैं, वो नियुक्ति के समय, रिक्रूटमेंट के समय या एडमिशन देते समय ये RPD एक्ट के वायलेशन करते हैं, CCPD की बातों को नहीं सुनते हैं, और बात बात पे फिर दिव्यांगजनों को न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो इसका कंप्लायंस को सुनिश्चित करना एक बहुत नितांत आवश्यकता है। यही मेरा कहना है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जापान का उदाहरण लेना चाहिए। जापान एक ऐसा देश है साथियों जहाँ पे 2% आरक्षण, 1.98% का आरक्षण सरकारी क्षेत्र में एक्ट के अनुसार वहां के है। पर वहां पे अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर नहीं देती है, इतना कंप्लायंस नहीं करती है, तो उसके पास पेनाल्टी का प्रावधान है। हमारे देश में भी प्रावधान पेनाल्टी का भी करना पड़ेगा। जब तक ये पिनलाइज नहीं होगा तब तक शायद से ये कंप्लायंस नहीं होगी। तो ये मेरा एक सुझाव है इस मंच के द्वारा। और दूसरा, मुझे एक ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्योंकि मैं कोरिया में ऐसा होता है साथियों, साउथ कोरिया में, कि वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, दोनों में दिव्यांगजनों का पार्टिसिपेशन होता है। पर जो वहां का निजी क्षेत्र है उसमें 7 टाइम्स, माने 7 गुना अधिक ज्यादा दिव्यांगजनों का लेबर पार्टिसिपेशन है कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। सरकारी क्षेत्र में जितने दिव्यांगजन कोरिया में जॉब करते हैं उससे 7 गुना अधिक ज्यादा दिव्यांगजन वहां के निजी क्षेत्र में है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसका उल्टा है। हमारे यहाँ तो जो सरकारी क्षेत्र में जितना उसके आधे से भी कम है निजी क्षेत्र में, और वो भी आधे, मतलब 0.5% ही लोग हैं अभी। तो अभी तो कोरिया का एग्जाम्पल भी हमें देखना होगा। हालांकि कई सारे देशों में एक ये भी पॉलिसी हुई है कि अगर कोई दिव्यांगजन अपनी खुद की कंपनी चालू करता है, उसमें एक कंपनी एक्ट में एक OPC होता है, 1% कंपनी। तो अगर कोई 1% कंपनी, अगर अकेला कोई दिव्यांगजन अगर खुद की फर्म खोलता है, कंपनी खोलता है, या तो कोई भी, और अगर वो कोई मशीन के पार्ट्स या कुछ मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी करता है, तो सरकार, कई सारे देशों में ऐसा होता है कि उसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऐसा सुनिश्चित करती है उसको कम से कम साल में एक सरकारी ऑर्डर उस कंपनी को, जहां पे 50% से अधिक दिव्यांगजन या तो एम्प्लॉय हैं या तो उसके जो प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं, वो दिव्यांगजन हैं। अगर वो किसी दिव्यांगजन की कंपनी है तो ऐसी कंपनी को कंपल्सरीली पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार कम से कम साल में एक ऑर्डर तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से अगर कुछ इंसेंटिव्स हमारे देश में भी शुरू हो जाएं तो काफी अधिक प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा। इसके अलावा एक सुझाव मेरा ये भी है कि जो CSR है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है, 3 साल तक, जो पिछले 3 वर्षों से जो प्रॉफिट का 3% उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत देना है। मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर ऐसा कोई नियम आ जाए कि अगर कोई कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, अपना 70 से 80% अगर अपने CSR फंड्स को ये दिव्यांगजनों के रिहेबिलिटेशन के लिए या उनके एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए अगर वो रीडायरेक्ट करती है, तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में या कॉर्पोरेट टैक्सेशन में उनको भारी छूट मिले, इस तरीके का कोई इंसेंटिव दें, तो निजी क्षेत्र आई एम श्योर काफी आगे आएगा, खुले मन से आगे आएगा, इसमें आगे बढ़ के उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो इस तरीके से मैं साथियों कहना चाहता था कि कदम कदम पे हमने देखा कि एक्ट तो अपनी जगह पे ठीक है, और न्यायपालिका ने भी, मगर संघर्ष कई सारे करने पड़ते हैं, और बैकलॉग्स भी बहुत सारे पड़े हुए। सरकारी क्षेत्र नो डाउट बहुत एक ड्रीम जॉब है, मगर प्राइवेट सेक्टर में, इवन पब्लिक सेक्टर में आजकल प्रोडक्टिविटी और उसके बारे में, प्रोडक्टिविटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। स्किल गैप भी एक और एक महत्वपूर्ण गंभीर एक विषय की, जो कुशलता, जो गुणवत्ता चाहिए, कई सारे दिव्यांगजनों, इवन नॉर्मल जो
सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम युवा हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, स्नातक की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी की, मगर वो डिग्री के होने के बावजूद वो कागज पे ही रह जाती है, मगर जो उनके अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए, जो क्वालिटी, जो इंडस्ट्रीज जो स्किल्स डिमांड करती हैं, वो स्किल का जो गैप हो जाता है, वो गैप के कारण उनकी फिर भर्ती नहीं होती है कई बार निजी क्षेत्र में। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। और इस क्षेत्र में हम दिव्यांगजनों को ये इस बारे में भी कदम उठाना होगा कि हम अपनी एजुकेशन को बहुत गंभीरता से लें और साथ में अधिक से अधिक स्किल्स का अपने लाइफ में अर्जन करें। साथियों, अगर मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो 6 ऐसे स्तंभ हैं जिनको मैं अवश्य आज आप सबको, बहुत सारे अभिभावक हैं और पेरेंट्स भी हैं और स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे सामने, तो उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि 6 ऐसे मुख्य स्तंभ हैं जो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में या स्वरोजगार, अपने पांव पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एक प्री रिक्विजिट है। तो ये जो 6 स्तंभ है, इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा एटीट्यूड, ये हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो देखने का नजरिया है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, हमें कभी भी चाहे जितने भी संघर्ष हो रहे हो हमारे शिक्षा में, हमारी जॉब में, हमें कभी गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है और श्रेष्ठतम कार्य प्रदर्शन करने का हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें, अपना कार्य प्रदर्शन करके दिखाएं। तो ये हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है साथियों दिव्यांगजनों के भीतर, और एक एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप। दूसरा जो मैं बोलना चाहता था कि है वो कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और जितनी अधिक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उतनी अधिक हमारी जो सक्सेस है आज के जमाने में, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि हमारी जो सक्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सीधे सीधे आधारित है हमारी भाषा पे ऊपर, हमारा कितना कमांड है, हम किस तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट और एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी भी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी कम्युनिकेशन का। तीसरा है एजुकेशन का, कि हमें अपनी एजुकेशन को, दिव्यांगजनों को स्पेशली, बहुत गंभीरता से और पैशनेटली लेना चाहिए। हमें सिर्फ पढ़ने के लिए और डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए या एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पढ़ना है और अपनी पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि हमें सच में ज्ञान का अर्जन करना है, एक ज्ञान के विद्या का अर्जन करना है। उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ही हम सच्चे मायने में विद्यार्थी कहलाने के योग्य हैं। तो पहला मैंने बताया, जैसे 6 स्तंभों में से फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला स्तंभ है वो हमारा एटीट्यूड है, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है एजुकेशन। जो चौथा है वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो हम एजुकेशन कर रहे हैं उतना काफी नहीं होता है। आजकल के जो प्राइवेट मार्केट है, इवन पब्लिक सेक्टर में अगर हम कोई जॉब चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर कुछ एडिशनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि हमें टाइपिंग की स्पीड है, टाइपिंग की स्किल होती है, शॉर्ट हैंड है स्टेनोग्राफी के लिए, ये एक हमारी एक स्किल हो सकती है। या तो फिर कंटेंट राइटिंग की है, अलग अलग जैसे प्रोग्रामिंग की स्किल्स होती हैं, वेब पेज डेवलपमेंट का, सिंपल HTML में वेब पेज डिजाइनिंग का, या डिजिटल मार्केटिंग का, ये सारी अगर हम स्किल्स कुछ धीरे धीरे एक्वायर करते रहे हमारी शिक्षा के अलावा, तो इसका काफी अधिक प्रभाव हमारे उस पर भी पड़ता है। अच्छा, आगे चलते हैं सर। जो 5वां स्तंभ मैं ये कहना चाहता था स्किल डेवलपमेंट के बाद, वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हर एक दिव्यांगजन को भरपूर रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए, इसका हमेशा पारंगत होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी साथी हो सकती है हमारी सफलता को निर्धारित करने में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी खुद की दिव्यांग होने के बाद मेरी सफलता और असफलता के बीच में ये टेक्नोलॉजी ने बहुत अधिक मेरा ये योगदान निभाया था। तो जो ये वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके माध्यम से दिव्यांगजनों को हम काफी हद तक अपनी एजुकेशन में, अपने एम्प्लॉयमेंट में एक इक्वालिटी के हिसाब से अपना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, अपनी क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं। और इसको जो अंत में जो 6ठा स्तंभ मैं आप लोगों को साथ में बताना चाहूंगा वो है नेटवर्किंग का। तो ये नेटवर्किंग का अर्थ क्या होता है कि
हमारे जो संबंध हैं, कई बार क्या होता है कि जो दिव्यांगजन है वो अपनी खुद की कम्युनिटी में, माने जैसे अगर मैं दृष्टिबाधित हूँ तो बचपन से लेके अंत तक अगर मैं मेरा सिर्फ दायरा अपनी खुद की विजुअली चैलेंज कम्युनिटी में ही रहेगा, एक सीमित दायरा रह जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं। अगर हम जो सामान्य मेन स्ट्रीम के भी अगर हमारे फ्रेंड्स होंगे, मित्र होंगे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अगर जो जनरल स्ट्रीम के या कॉमन लोग भी होंगे, तो उस समय निश्चित ही काफी अधिक लाभ मिलेगा हर एक स्टेज पे, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हर एक स्टेज पे हमें नेटवर्किंग अपना केवल हमारा हमें मार्गदर्शन, हमारे मित्रता का जो दायरा है हमें व्यापक करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, उसको दिव्यांगताओं की इसी को इंक्लूसिव जिसको कहते हैं वो नेटवर्किंग हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। तो मैंने खुद के मेरे जीवन में ये 6 सूत्रों को अपनाया था। तो यही मैं किसी को भी अपने करियर में अगर सक्सेस पानी है तो उसको अपना एटीट्यूड, उसको अपनी कम्युनिकेशन, एजुकेशन, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप है वो, और लास्ट में नेटवर्किंग, ये जो 6 सूत्र हैं इसको अगर वो अपना ले अपने जीवन में तो करियर में तब तक उसको ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है और शिकायत नहीं करनी है, बैठ के विलाप नहीं करना है, और अपने ऊपर भी ये कार्य करना है। हर एक दिव्यांगजन को, स्पेशल एजुकेटर्स जो यहाँ पे हैं उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप मात्र सिलेबस का ना पढ़ाएं, और ये जो 6 सूत्र मैंने बताए हैं, ये 6 सूत्रों के आधार पे लोगों आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ये 6 सूत्रों के आधार पे उनके ये एटीट्यूड में उनको एक पैशन दिलाएं। तो इस तरीके से ये मेरा आप स्पेशल एजुकेटर्स और पेरेंट्स को भी मेरा ये आह्वान है, उनको भी एक अपील है। और अंत में साथियों मैं 2-3 मिनट लूंगा संक्षेप में अपने जीवन के बारे में। हालांकि हमारे जो संचालक महोदय हैं उन्होंने बहुत अच्छे से, पांडे जी ने बताया था, नागेश जी ने, मगर फिर भी मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि पहले मैं 2012 की बात है, उससे पहले मैं TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक IT एनालिस्ट के जैसे, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के जैसे मैं अपना एक कार्यकाल था मेरा 8 साल से अधिक, मैंने वहां पे IT कंपनी में जॉब की थी, प्राइवेट सेक्टर के निजी क्षेत्र में वो कंपनी जॉब थी मेरी। पर अचानक से नियति ने एक ऐसा करवट लिया, आगे सब कुछ जीवन में बिखर के रह गया। और हुआ ऐसा था साथियों कि 2012 में एक बार मुझे पैरालिटिक अटैक आया, माने पैरालिसिस जिसको कहते हैं। और जब MRI स्कैन से पता किया तो पता चला कि ये पैरालिसिस इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में कई सारी गांठें हैं या ट्यूमर्स हैं, स्पाइन में कई सारे ट्यूमर्स हो गए थे, और बायोप्सी से पता चला कि ये जो कैंसर है ये मेरा अभी लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, माने ये 4th स्टेज में कैंसर पहुंच चुका है, और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट लोगों ने कहा था कि मात्र 5 से 6 हफ्ते ही मेरे जीवन में शेष बचे हैं। और ये 2012 की बात है साथियों, और आज 2021 है। आप लोग जानते ही होंगे कि उस समय मैंने एक योद्धा के जैसे अपना एटीट्यूड रखा, और मैंने कहा कि मैं एक सैनिक के से, एक सोल्जर के जैसे जो बॉर्डर पे रहता है उसी की भांति ये पैरालिसिस है, ये जो कैंसर है, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ूंगा। और वही हुआ, मैंने 12 महीने तक मैंने लड़ाई लड़ी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और फिजियोथेरेपी के बाद 2013 में मेरे को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। अब मैंने कैंसर को पूरी तरीके से हरा दिया था। फिर मेरे परिवार को और हम सबको एक खुशी की लहर दौड़ गई थी जब हमें पता चला कि हमने एक असंभव से दिखने वाले कैंसर जैसे महान शत्रु को भी हरा दिया था। पर हम जब गिर के मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए थे, और वापस मैंने सोचा था कि मेरे आंखों में सपने फिर से तैर रहे थे कि वापस मैं मेरा एक IT करियर ज्वाइन करूंगा। उस समय मुझे जीवन में दोबारा एक ऐसा झटका लगा कि पांव के नीचे से, जैसे कहते हैं, जमीन खिसक गई, और मुझे बताया गया आई डॉक्टर्स के द्वारा कि मेरे दोनों आंखों की जो नसें हैं वो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के कारण वो इरिवर्सिबली डैमेज हो गई हैं, और जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत दिखता था 2013 में, वो अगले 2-3 महीने में वो मेरा धीरे धीरे कम होके शून्य हो गया। और 2013 में एक ऐसा समय आया कि अचानक से जब मैंने मैंने कैंसर पे विजय प्राप्त की थी और मुझे वापस मेरा करियर ज्वाइन करना था, उस समय मैंने ये अपने आप को पाया कि मैं चारों तरफ अंधकार, मतलब लाइट परसेप्शन भी नहीं बचा था, और
सूर्य की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। 2013 में एक ऐसा समय आ गया था, और कहीं ना कहीं इतनी निराशा और हताशा कैंसर से लड़ते समय भी नहीं हुई थी जितनी जब मुझे पता चला कि हाँ, अभी तक हमने दिव्यांगजनों के बारे में सुना था कि हाँ फलाना कोई दिव्यांगजन है, ऐसी कोई योजना है, ये वो, मगर जब खुद पे बनती है, खुद पे आप बीती होती है, तब पता चलता है कि दिव्यांगता कितनी गंभीर है, ये समस्या कितनी जटिल है। और सबसे बड़ा मेरे आंख के सामने यही था प्रश्न कि अब आगे मैं फिनेंशियली कैसे अब इंडिपेंडेंट होऊंगा। पर मैंने, ये कहते हैं कि फिर हार नहीं मानी, कमर कस ली और ब्रेल का सहारा लिया। ब्रेल इंग्लिश, ब्रेल हिंदी, ब्रेल गुजराती में फटाफट 3-4 महीने में मैंने लिखना पढ़ना वापस क ख ग ABCD लिखना पढ़ना शुरू किया। बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं ये सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसके माध्यम से मेरा स्मार्टफोन और मेरा लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब भी यूज कर सकता हूँ। दृष्टि जाने के बाद भी JAWS और NVDA ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। 2014 में मैंने 8 से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए। 2015 में मैंने साथियों में, जैसे कि पांडे जी ने बताया, कि मैं RBI गुजरात के 65 साल के इतिहास, लगभग 70 साल के इतिहास में मैं पहला व्यक्ति ऐसा बना जो दृष्टिबाधित व्यक्ति था जिसकी नियुक्ति हुई थी किसी भी पद पे। RBI गुजरात के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। एक मैंने कीर्तिमान स्थापित किया, और वो भी मैंने क्लास 1 ऑफिसर के जैसे एज ए मैनेजर मेरी नियुक्ति की गई। और उसके बाद जो 3.5 महीने की एक कठिन ट्रेनिंग होती है RBI में, ऑल ओवर इंडिया में से जो मैनेजर्स सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है चेन्नई में। वहां पे उस ट्रेनिंग के अंत में मुझे आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया था। माना कि जितने भी मैनेजर्स सिलेक्ट हुए थे उस वर्ष हमारे बैच में, मेरे को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मेंस का मुझे अवार्ड मिला था वहां पे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मगर उस उपलब्धि के होने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठ गया, हाँ कि मुझे एक उपलब्धि मिल गई है तो अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, नहीं। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि 2015 में ये उपलब्धि पाने के बाद 16-17 में भी मैंने कॉन्स्टेंटली बैंकिंग क्षेत्र के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए। और 2017 में वैश्विक पटल पे भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से हमेशा के लिए मैंने अंकित किया, जब IMF माने कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वॉशिंगटन DC का, वो IMF एक परीक्षा हर साल कंडक्ट करता है। उस परीक्षा को पास करने वाला पूरे विश्व का मैं पहला ब्लाइंड व्यक्ति बना, पूरे विश्व का फर्स्ट विजुअली चैलेंज व्यक्ति ऐसा बना जिसने उस एग्जाम को पास किया है। इस तरीके से भारत का नाम, और उसमें भी मेरे को 93% आए थे, माने 93% से मैंने वो एग्जाम को पास किया। और इस तरीके से देश का नाम, भारत का नाम पूरे विश्व पे मैंने सुनहरे अक्षरों में ये परचम फैलाया। और इसी कारण और मेरे कार्य की मतलब रिजर्व बैंक में भी जो मेरी डे टू डे लाइफ में जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए RBI ने मेरा नाम रेकमेंड किया 2018 में भारत सरकार को बेस्ट एम्प्लॉय का जो नेशनल अवार्ड होता है उससे मुझे फिर 2018 में नवाजा गया था, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी 3 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो इस प्रकार से ये मेरी छोटी सी जर्नी है। और साथ ही मेरा ये मानना है कि आप किसी भी कदम पे हैं, अपने करियर के पड़ाव पे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कठिन परिश्रम करने से और डिसिप्लिन से, एक अनुशासन वाले जीवन से और एक अदम्य साहस से, जैसे मैंने बताया नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड रख के, और इन सब के आप कुछ भी अपने हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। आप लोग में भी उतना ही पोटेंशियल है, उतना भी सामर्थ्य है। और इन्हीं के साथ मैं ये आप लोगों को कहना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी मेरे श्रोतागणों को कि आप लोग भी जीवन में एक उज्जवल भविष्य रहे आप लोग का। अपने वर्तमान में कमर कस के आप लोग मेहनत करें, जहां पे भी हैं आप समाज को देने का भी एक इसको भी मैं कहना चाहता हूँ साथियों की एटीट्यूड ऑफ गिविंग बैक। कई बार ऐसा होता है साथियों की, ऐसा लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा या जब मैं किसी एक पद पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद ही मैं समाज में अपना योगदान दूंगा और तब तक मैं सिर्फ लेते रहूंगा। मेरा ये मानना है कि नहीं, अगर हम जिस भी स्थिति में आज हमारी जो भी दशा है, अगर हमारा नजरिया हम
थोड़ा सा हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण रख के अपने जो बाकी दिव्यांगजन हैं और जो अपनी हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा ही गिलहरी योगदान भी देते रहें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। और ये हमारे आड़े समय पे ये काम आती है, ये जो हमारे ये सारे योगदान है। तो एटीट्यूड ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे ऐसा पूरा विश्वास है साथियों कि मेरे मोटिवेशनल टॉक्स जो मैंने कई सारे यूनिवर्सिटीज में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेके सिम्बायोसिस है और कई सारे देश के विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और एनजीओस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने उनको संबोधित किया है। उसमें मेरे अलग अलग जो संभाषण हैं वो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। और दोबारा सीआरसी लखनऊ अगर मुझे अवसर दे तो मैं इनमें से एक एक जो मेरी उपलब्धि है उसकी, जैसे मैंने एक लाइन में तो कह दिया, एक लाइन में कहना आसान होता है कि मुझे रिजर्व बैंक ने बेस्ट परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग ट्रेनी का अवार्ड दिया था, कहना तो बहुत आसान है, पर इस अवार्ड को पाने के लिए मैंने कितने आउट ऑफ द बॉक्स, कितने इनोवेटिव स्टेप्स लिए थे, कैसे कंपटीशन जो था उसको कैसे मैंने उत्तीर्ण किया है, इसके बारे में अलग अलग अवसरों पे मैं अलग अलग तरीके से करियर गाइडेंस के माध्यम से अलग टॉपिक्स पे अगर आप मुझे अवसर दें तो अवश्य मैं स्टूडेंट को डिटेल में बताना चाहूंगा। कभी भविष्य में मुझे आपके माध्यम से ये अवसर मिले मंच का। और इसी के साथ मैं मेरी स्वरचित कविता की कुछ 2-3 पंक्तियों बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कविता इस प्रकार है, कविता मैं पूरी नहीं बोलूंगा, पाठन केवल कुछ उसके 2-3 पंक्तियों को बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा। ये मेरी स्वरचित कविता है, आशा है आप सब लोग इसको पसंद करें और इसमें जो बातें कही हैं उसको अपने जीवन में उसको गांठ बांध लें। तो कविता इस प्रकार है। यदि लक्ष्य हो तेरा आकाश जितना, यदि लक्ष्य हो तेरा आकाश जितना, तो परेशान मत हो तू, परेशान मत हो तू, परेशान मत हो तू, चाहे जितना पड़े अग्नि में तपना, चाहे जितना पड़े अग्नि में तपना, हताश मत हो तू, हताश मत हो तू, चाहे जितना पड़े कसौटी पे घिसना, चाहे जितना पड़े कसौटी पे घिसना। कर्मठता और कृतज्ञता, कर्मठता और कृतज्ञता को तेल बाती बना, कर्मठता और कृतज्ञता को तेल बाती बना, तू अमावस को पूनम करना, तू अमावस को पूनम करना। किंतु याद रहे साथी, याद रहे साथी कि जगत में जीत से पहले, जगत में जीत से पहले है तुझे पहले अपने मन को जीतना, है तुझे पहले अपने मन को जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज आपने एक बृहद उद्बोधन के द्वारा हम सभी को एक श्रेष्ठवत मार्गदर्शन के द्वारा यह बताया कि जीवन के संकट कैसे झेलते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे तथा जीवन को श्रेष्ठवत पाने के लिए हम किन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ेंगे। सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत भूरि भूरि धन्यवाद करता हूं, आपके कथन की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं और आपके कथन को सुनने के लिए गूगल मीट पर जो हमसे जुड़े हुए 225 से अधिक हमारे सभी प्रतिभागी थे, उनकी तरफ से सादर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे फेसबुक लाइव पर जो आपको लगभग सैकड़ों लोग सुन रहे थे, उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम को सुन रहे समस्त प्रतिभागियों को, समस्त विशेष शिक्षकों को मैं बताना चाहूंगा, मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 घंटे व सप्ताह के 7 दिन हेतु मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन की शुरुआत की है। आरंभ में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व देश भर में फैले
25 संस्थानों के माध्यम से 13 भाषाओं में यह सेवा उपलब्ध है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की शीघ्र पहचान, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक सहयोग, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य का उत्थान, सुधारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देना, मनोवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास रेफर करना जैसे उद्देश्यों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यह हेल्पलाइन मानसिक व्याधियों के समाधान हेतु परामर्श प्रदान करती है। साथ ही दुश्चिंता, मनोग्रसितता व बाधित विकार ओसीडी, आत्महत्या व आत्मघात हेतु रोकथाम, अवसाद या उदासी, पैनिक अटैक, समायोजन से निकलने हेतु परामर्श प्रदान करती है। तो इस हेल्पलाइन के लाभ उठाने हेतु आप सभी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-599-0019, इस पे जाकर के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सुदृढ़ता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर धन्यवाद की कड़ी में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे संस्थान के मातृ संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद विजुअली डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, नई दिल्ली के यशस्वी निदेशिका जी का, जिनके कुशल निर्देशन में हम नित नवीन कार्यों को कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी लखनऊ के यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके क्रम पे मिल रहे निर्देशन से हम लोग नए नए प्रकल्पों पर नए नए कार्यक्रमों की रचना करके आगे की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में अपनी महनीय भूमिका और महनीय राय हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे आदरणीय श्री भूपेंद्र त्रिपाठी सर का, जिन्होंने आज दिव्यतम भावों को हमारे बीच उपस्थित करते हुए हमें एक श्रेष्ठ रोड मैप और श्रेष्ठ जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए एक यथावत प्रबंधन दिखाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के समस्त अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त सीआरसी लखनऊ परिवार को, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी महनीय भूमिका निभाई। तथा मैं धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में भूरि भूरि धन्यवाद, बहु धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे 250 के करीब हमारे सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने आज हमसे जुड़ करके सीआरसी लखनऊ का गौरव बढ़ाया तथा आज के इस कार्यक्रम में अपने ज्ञान वर्धन को श्रेष्ठवत प्रदान किया। तो मैं नागेश कुमार पांडे सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से यही पूर्ण करने की घोषणा करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लेफ्ट। हेलो।